ट्रिपेनोसोमा गेमियंस। सबसे पहले हम इसका वर्ग की स्थान देखते हैं। इसका फाइलम है प्रोटोजोआ, सब फाइलम है सार्कोमेस्टिगोफोरा। इसकी सुपर क्लास है मेस्टिगोफोरा। इसकी क्लास या वर्ग है जूमेस्टिगोफोरा। इसका ऑर्डर है काइनेटोप्लास्टिडा और इसका जीनस जो है वो ट्रिपेनोसोमा और जाति है गेमियंस है। ट्रिपेनोसोमा के बहुआकारी रूप या पॉलीमॉर्फिज्म फॉर्म ऑफ ट्रिपेनोसोमा काइनेटोप्लास्ट एवं ब्लेफेरोप्लास्ट की विभिन्न स्थितियों के द्वारा और कसाब के द्वारा अपनाए गए मार्ग के अनुसार इसके कम से कम 4 प्रकार के रूप देखने को मिलते हैं। पहला रूप है लीशमैनिया रूप या एमेस्टिगोट रूप। यह गोल या अंडे के आकार का होता है। केंद्रक ब्लेफेरोप्लास्ट और काइनेटोप्लास्ट इसमें उपस्थित होते हैं, लेकिन इसमें जो कसाब होता है वह कोशिका द्रव्य तक ही सीमित होता है। दूसरा रूप है लेप्टोमोनाड या प्रोमेस्टिगोट रूप। इसका शरीर लंबा होता है, केंद्रक बड़ा होता है और ब्लेफेरोप्लास्ट एवं काइनेटोप्लास्ट की जो पोजीशन है वो केंद्रक के आगे की ओर स्थित होती है। इसमें कसाब छोटा होता है। तीसरा रूप है क्राइथीडियल रूप या एपिमेस्टिगोट रूप। इसका शरीर भी लंबा होता है। ब्लेफेरोप्लास्ट और काइनेटोप्लास्ट केंद्र के ठीक आगे स्थित होते हैं, लेकिन इसमें जो तरंगित कला है वो स्पष्ट नहीं होती है। चौथा रूप है ट्रिपेनोसोमा रूप या ट्रिपोमेस्टिगोट रूप। इसका शरीर लंबा और पतला होता है। ब्लेफेरोप्लास्ट एवं काइनेटोप्लास्ट पस सिरे पर स्थित होते हैं और इसमें स्पष्ट तरंगित कला पाई जाती है, अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन पाई जाती है। उसके बाद में आते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी पर, इसकी आकारिकी पर। साइज एंड शेप। ट्रिपेनोसोमा गेमियंस एक कोशिकीय सूक्ष्मदर्शीय लंबा पत्ती के समान चपटा और दोनों सिरों पर टेपरिंग होता है। इसकी लंबाई 10 से 40 माइक्रोन तक होती है और इसकी चौड़ाई जो है 2.5 से लेकर 10 माइक्रोन तक होती है। इसका अग्रसिरा नुकीला होता है जहां से मुक्त कसाब निकला रहता है, जबकि पश्च सिरा थोड़ा कुंद होता है, ब्लंट होता है। ट्रिपेनोसोमा के 2 रूप प्राय देखने को मिलते हैं। एक है ट्रिपेनोसोमा रूप और दूसरा है क्राइथियल रूप। इन दोनों में परिवर्तित होता है। मनुष्य में ट्रिपेनोसोमा के लंबे पतले और छोटे ठूंठ जैसे आकार या इन दोनों के मध्यवर्ती आकार में परिवर्तित होता है, जबकि सेठ सी मक्खी जो है उसकी मध्य हाथ में लंबा और पतला रूप रहता है और उसकी जो लार ग्रंथियां हैं उनमें क्राइथिडियल रूप का परिवर्तन होता है। पेलिकल। इसके शरीर के चारों ओर एक पतला लचीला और दृढ़ आवरण होता है जिसे पेलिकल कहते हैं, और ये जो पेलिकल होता है ये तैरते समय इसके शरीर का जो शेप है उसको बनाए रखने में सहायक होता है। उसके बाद में है कसाब, फ्लैजिलम। ट्रिपेनोसोमा में एक कसाब पाया जाता है, इसलिए यह एक कसाबी प्राणी है। कसाब शरीर के पिछले सिरे के निकट स्थित एक आधारी पिंड अर्थात ब्लेफेरोप्लास्ट से निकलकर आगे की ओर बढ़ता हुआ शरीर की लंबाई के साथ जुड़ा रहता है और अगले सिरे पर जाकर वो फ्री हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है। और अगर इसकी टीएस काटें तो इसमें भी 9+2 वाला सिस्टम दिखाई देता है। ट्रिपेनोसोमा जब रुधिर में गति करता है तो तरंगित लहरें कसाब के आगे के छोर से लेकर आधार की ओर बढ़ती है। अगला है तरंगित कला या अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन। जब कसाब स्पंदन करता है तो इसके साथ जुड़ी हुई पेलिकल खिंचकर तरंगित कला का निर्माण करती है, अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन का निर्माण करती है।
और इसको भी प्राय गति करने में अनुकूल समझा जाता है। उसके बाद में कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म। कोशिका द्रव्य पेलिकल से घिरा हुआ रहता है और इसमें शरीर के कोशिकांग उपस्थित रहते हैं। इसमें शरीर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैली हुई माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित रहती है और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये ब्लेफरोप्लास्ट के ठीक निकट ये डिस्क के समान रचना बना लेती है जिसे काइनेटोप्लास्ट कहते हैं। और काइनेटोप्लास्ट में माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी पाया जाता है। रिजर्वोयर और केंद्रक के बीच में गोल्जी उपकरण पाया जाता है। कोशिका द्रव्य में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैली रहती है। राइबोसोम्स पाए जाते हैं जो फ्री अवस्था में हो सकते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में भी जुड़े रहते हैं। अनेक हरे रंग की कणिकाएं पाई जाती है जिनको कभी कभी वोलेटिन कणिकाएं भी कहा जाता है और समझा जाता है कि ये संचित भोजन के कण हैं। कोशिका द्रव्य में विभिन्न आकार के लाइसोसोम्स भी हैं, रेक्तिकाएं भी हैं और इनमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भी पाए जाते हैं। केंद्रक कोशिका द्रव्य के अंदर एक बड़ा अंडाकार और आशय केंद्रक उपस्थित होता है जिस पर दोहरी और छिद्रित कला पाई जाती है। इसके बीच में एक केंद्रिका उपस्थित होती है और इसके चारों ओर एक स्पष्ट साफ स्थान दिखाई देता है और इसमें अंदर असंख्य गुणसूत्र बिखरी हुई अवस्था में रहते हैं। उसके बाद में है रिप्रोडक्शन या जनन। ट्रिपेनोसोमा गेमियंस में लैंगिक जनन ज्ञात नहीं है, लेकिन इसमें अनुदैर्ध्य द्विखंडन द्वारा अलैंगिक जनन पाया जाता है और इस जनन के दौरान सबसे पहले काइनेटोप्लास्ट और ब्लेफेरोप्लास्ट विभाजित होकर डबल हो जाते हैं। पुराना कसाब दोनों ब्लेफेरोप्लास्ट में से किसी एक के साथ जुड़ा रहता है जबकि दूसरे ब्लेफेरोप्लास्ट एक नया कसाब वृद्धि करने लगता है। सूत्री विभाजन द्वारा केंद्रक दो संतति केंद्रकों में विभाजित हो जाता है और अंत में इसका शरीर आगे से पीछे की ओर अनुदैर्ध्य रूप से बीचों बीच से फटकर दो संतति ट्रिपेनोसोमा प्राणियों का निर्माण कर लेता है। उसके बाद में आते हैं जीवन चक्र। ट्रिपेनोसोमा गेमियंस द्विपर्पोषी परजीवी है, डाइजेनेटिक पैरासाइट है, अर्थात ये अपना जीवन चक्र दो परपोषियों में पूरा करता है, दो पोषकों में पूरा करता है और इसका प्रारंभिक या प्राथमिक जो परपोषी या पोषक है वह है मनुष्य और इसका मध्यस्थ या वाहक जो परपोषी होता है वो है सेठसी मक्खी ग्लोसिना पेलपेलिस और कभी कभी ये पालतू पशु वगैरह में भी पाया जाता है जो कि इसके रिजर्वोयर होस्ट होते हैं। मानव में जीवन चक्र। इसमें पहला बिंदु है संक्रमण। ट्रिपेनोसोमा गेमियंस द्वारा मनुष्य में संक्रमण हमेशा सेठसी मक्खी अर्थात ग्लोसिना पेलपेलिस के काटने से प्रारंभ होता है और ये मक्खी अपनी जो लार ग्रंथियां होती है उनमें जो लुमेन होती है उसमें जो संक्रमणकारी अवस्था होती है मेटासाइक्लिक जो रूप होते हैं उनका आश्रय देती है। जब ये मक्खी किसी स्वस्थ मनुष्य का खून चूसने के लिए उसको काटती है तो इसकी लार ग्रंथियों में उपस्थित मेटासाइक्लिक रूप उसके शरीर में मुक्त कर देती है। जब ये काटती है तो उसके बाद ये एंटीकोगुलेंट छोड़ती है ताकि अपना जो पोषक है मनुष्य जो है उसका रुधिर जम न पाए और ये खून को चूसती रहती है और साथ में ही इनकी जो संक्रामक अवस्थाएं होती है उसका इनोकुलेशन कर देती है।
ट्रिपेनोसोमा की विभिन्न जातियों में मनुष्य के संक्रमण से लेके और जब तक रोग के लक्षण प्रकट होते हैं अर्थात जो उष्मायन अवधि है वो 7 से 14 दिन की होती है। उसके बाद में गुणन, मानव रुधिर में इस परजीवी की संख्या में वृद्धि होती है और ये बहिकोशिकीय अवस्थाओं में होती है अर्थात ये जो प्लाज्मा होता है उसमें वृद्धि करता है। मानव रुधिर में सबसे पहले इसके जो मेटासाइक्लिक रूप जो होते हैं वो लंबे, पतले और कसाब युक्त अवस्था में बदल जाते हैं और उसके बाद ये गति करने लगते हैं और शीघ्रता के साथ अनुदैर्ध्य द्विखंडन के द्वारा गुणन करते हैं और इस गुणन करने की अवस्था के दौरान ये जो परजीवी होता है ये ग्लाइकोलाइसिस के अनाक्षिकारी श्वसन से ऊर्जा प्राप्त करता है। उसके बाद में कायांतरण, जब रुधिर में एंटीबॉडीज का निर्माण बनने लगता है तो ग्लूकोज का अवशोषण बंद हो जाता है और ग्लाइकोलाइसिस में बाधा पड़ती है और ट्रिपेनोसोमा विभाजन करना बंद कर देता है। ऐसी परिस्थिति में सिकुड़कर छोटे रूपों में और ठूंठ रूप में परिवर्तित हो जाता है जिनमें मुक्त कसाब का अभाव होता है और साथ में ही इंटरमीडिएट अवस्थाएं भी बनती रहती है जो वायवीय ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा प्राप्त करती है। पायरुवेट जो अम्ल होता है उसके ऑक्सीडेशन से ऊर्जा प्राप्त करती है और ये जो छोटे ठूंठ रूप है ये पोषण नहीं करते हैं और अगर इनको कोई मक्खी रुधिर के साथ नहीं चूसती है तो ये मनुष्य में मर जाते हैं। उसके बाद में संक्रमण का पुनरावर्तन, रिलैप्स ऑफ इन्फेक्शन, ऐसा भी माना गया है कि लंबे और पतले ट्रिपेनोसोमा में से कुछ जो रूप है उनका परिवर्तन नहीं होता है और वो एंटीजेंस में बदल जाते हैं और ये अपरिवर्तित लंबे दुबले रूप जो है रुधिर में जीवित रहते हैं, वो लगातार विखंडन करते रहते हैं और भविष्य में ये संक्रमण उत्पन्न कर देते हैं। उसके बाद में सेठसी मक्खी में जीवन चक्र, सबसे पहले सेठसी मक्खी में स्थानांतरण, जब सेठसी मक्खी एक संक्रमित मनुष्य का खून चूसती है तो रुधिर के साथ में वो ट्रिपेनोसोमा के छोटे ठूंठ सदृश रूपों को भी चूस लेती है और ये ठूंठ सदृश रूपी वाहक में परिवर्तन करते हैं। उसके बाद में मध्य आंत में परिवर्तन, डेवलपमेंट इन मिडगट, कीट की मध्य आंत की जो पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन होती है उसमें ये जो छोटे ठूंठ रूप हैं इनका परिवर्तन होता है और ये लंबे पतले रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और अनुदैर्ध्य द्विखंडन द्वारा जनन करते हैं और संख्या में बढ़ जाते हैं और इस दौरान ये माइटोकॉन्ड्रियल ऑक्सीडेशन द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। उसके बाद में लार ग्रंथियों में परिवर्तन, लंबे पतले आकार के परजीवी कीट की ग्रसिका और मुखांगों में से होते हुए अंततः वो लार ग्रंथियों में पहुंच जाते हैं और इनका कायांतरण कराइथिडियल रूपों में हो जाता है और ये जो छोटे रूप होते हैं इनमें काइनेटोप्लास्ट केंद्र के आगे की ओर आ जाता है और लार ग्रंथियों की जो लुमेन होती है उनमें क्राइथिड रूप जनन करते हैं और ये अनुचक्रिक रूप अर्थात मेटासाइक्लिक रूप में बदल जाते हैं और यही मेटासाइक्लिक रूप जो होते हैं ये संक्रामक अवस्था होती है और जब कोई ऐसी सेठसी मक्खी किसी मनुष्य का खून चूसने के लिए मनुष्य को काटती है तो अपनी लार ग्रंथियों में जो परजीवी उपस्थित है उनको उसके खून में पहुंचा देती है और मनुष्य को संक्रमित कर देती है। उसके बाद में रोगजनकता, मनुष्य में ट्रिपेनोसोमा गेमियंस अफ्रीकी निद्रा रोग उत्पन्न करता है। सेठसी मक्खी के काटने के स्थान पर जलन होती है जो कुछ दिनों बाद में शांत हो जाती है और मानव के रुधिर में ट्रिपेनोसोमा के इनोकुलेशन से संक्रमण हो जाता है। ट्रिपेनोसोमा
रुधिर प्लाज्मा में परिवर्तित करते हुए कभी कभी ग्रंथियों में प्रवेश कर जाता है, लसिका ग्रंथियों में प्रवेश कर जाता है, और जिसके कारण लसिका ग्रंथियों में सूजन आ जाती है और अल्टीमेटली ये सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड में प्रवेश कर जाता है, जिसके कारण निद्रा रोग उत्पन्न होता है। अब इसमें होता क्या है, अनियमित रूप से बुखार आता है जो कि इसका प्राथमिक लक्षण है। शारीरिक दुर्बलता उत्पन्न होती है, भार में कमी आती है, एनीमिया हो जाता है और उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है और सिर में जोर का दर्द रहता है। इसमें पहले रोगी जो है नियमित अंतराल पे सोना प्रारंभ करता है, लेकिन बाद में गहरी नींद में सो जाता है और वो मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। उसके बाद में निदान, डायग्नोसिस, इसका पता कैसे लगाएंगे? तो सूजी हुई लसिका ग्रंथियों से फ्लूइड लेके उनकी स्लाइड बना के माइक्रोस्कोप में देख के इसका निदान किया जा सकता है, या फिर सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड का परीक्षण करके भी इसका निदान किया जाता है। उसके बाद में ट्रीटमेंट, इसकी जो प्रारंभिक अवस्था होती है उसमें ही ठीक से चिकित्सा की जा सकती है, और एक बार जब ये सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड में प्रवेश कर जाता है तो इसका नियंत्रण करना थोड़ा कठिन हो जाता है। प्रारंभिक अवस्थाओं में इसके लिए कई औषधियाँ काम में ली जाती है, जिनमें सुरामिन सोडियम है, बायर 205 है, अटोक्सिल है, ट्राइपार्सिमाइड है, जो ये कारगर औषधियाँ हैं। और जब ये सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड में पहुंच जाता है तो ओर्सेनिन है, मेलार्सिन ऑक्साइड है, मेलार्सोपोल है, ट्राइपार्सिमाइड है, नाइट्रोफ्यूराजोन जो है औषधियाँ इसके उपचार में काम में ली जाती है। और अंत में है बचाव। बचाव के लिए जहाँ पर भी इसका जो वाहक होता है, वाहक परपोषी जो होता है, वो सेठ सी मक्खी जहाँ पर भी पाई जाती है, उन झाड़ियों वगैरह को काट देते हैं या फिर वहाँ पर डीडीटी आदि का छिड़काव कर लेते हैं, और इस मक्खी के काटने से बचना ही इसका बचाव है, निवारण है, प्रोफाइलैक्सिस है। थैंक यू।